हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों कर रहे हैं, तो आज की क्लास यह क्लास नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम क्लास 14 का पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं, तो अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास नंबर 14 का पार्ट 1 करके हम बना दिए हैं, तो उसमें आप लोग जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो इसमें जो भी प्रश्न करवाए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाए हैं, जो कि 14/2/2021 को जो पेपर हुआ था 2018 में 4/2/2021 को पेपर होता है, उसका हम सलूशन करवाए हैं। तो आज की क्लास पार्ट नंबर 2 से है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नुकसान किए हुए। प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। ABCD और ई बाएं से दाएं के क्रम में एक संख्या के अंक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इसमें प्रश्न में दिया गया कि जो ए बी सी डी और ई है, बाएं से दाएं क्रम में संख्या के रूप में, यानी कि जो ई का क्रम होगा वह इकाई का, डी का क्रम होगा दहाई का, सी का क्रम होगा सैकड़ा, डी का क्रम होगा 1000 और एक क्रम होगा 10,000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर 4 प्लस 10 के पावर क्यूब बी प्लस 10 के पावर स्क्वायर सी प्लस 10 डी प्लस ई आ जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ई का क्रम इकाई का, इकाई में इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। फिर डी का क्रम दहाई पर, दहाई का क्रम ऑप्शन नंबर डी में नहीं है और ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, विश्व बांस दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व बांस दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस और प्रश्न में जो ऑप्शन दिए हैं कि 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को जो मनाया जाता है वह राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इस पर जो प्रश्न पूछा है कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर रेलवे में जितने भी GS के सवाल पूछे गए हैं उसका आप लोगों को वीडियो देखना है, जो कि केवल रेलवे में पूछे गए हैं, तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। रेलवे स्टैटिक जीके करके बना दिए हैं। तो आप लोग उन क्लासों को देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी के सभी रेलवे में पूछे गए हैं, और स्टैटिक जीके के प्रश्न केवल रिपीट करते हैं। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जितने भी हम टॉपिक कराते हैं उसको भी आप लोग देखा करिए, जिन लोगों को केवल GS देखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है, शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या फिर बहन नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू का पति है, यानी कि जो आदमी दिख रहा है वह मेरी माँ की बहू, यानी कि उसकी औरत का पति, यानी कि वह स्वयं खुद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं खुद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 पूछा है, भारत का पूर्वी तट स्थित है। तो भारत का पूर्वी तट वह निम्न अवसादी तट पर स्थित है। तो भारत का जो पूर्वी तट है वह निम्न अवसादी तट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित होते हैं। खराई ऊँट जो होते हैं वह किस पर निर्भर होते हैं। तो वह निर्भर होते हैं शुष्क और पारिस्थितिक तंत्र। जो खराई ऊँट होते हैं वह मुख्य रूप से जो निर्भर होते हैं वह लवड़ी मैग्रोव वन की चराई पर निर्भर होते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, यदि जे योग को निरूपित करता है
जी घटाव योग मतलब जोड़ को निरूपित करता है, मतलब जोड़ को दर्शाता है। जी घटाव को जो दर्शाता है, यम गुणा को दर्शाता है, और उसी प्रकार से भी भाग को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? यानी कि इन सभी की वैल्यू सभी ऑप्शनों में बारी बारी रखकर चेक करेंगे कि कौन सा संतुष्ट करता है। तो डायरेक्ट हम सी में रख कर देख लेते। सी में देखिए, जे प्लस को निरूपित करता है, सी जी माइनस को, बी भाग को और यम गुणा को। तो जब इस प्रश्न में यम के स्थान पर गुणा कर देंगे, जे के स्थान पर प्लस, बी के स्थान पर भाग और जी के स्थान पर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 बराबर 22 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर प्रश्न में देखिए पूछा है कौन सा नहीं होगा। प्रश्न में पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो इसमें जब ऑप्शन नंबर ए में रख रहे हैं तो यह संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में जब रखेंगे तो वह भी 26 बराबर 26 आएगा, वो भी संतुष्ट करेगा। इसी प्रकार से जब ऑप्शन नंबर सी में रखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में 18 बराबर 20 आएगा। यानी कि इन सभी को जब मान रखने पर सॉल्व करेंगे तो 18 वैल्यू आएगी, तो यानी कि यह संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में रखने पर जो है संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोणों का जो अनुपात दिया है 5 संबंधी 8 संबंधी 10 संबंधी 13, यह चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है। उनके कोणों में सबसे छोटे कोण का जो है मान क्या होगा? सबसे छोटे कोण का मान पूछा है। तो चूंकि चतुर्भुज के जो है सभी कोणों का योग 360 अंश होता है, तो अनुपात में दिया तो अनुपात कोण मान लेते हैं 5x, 8x, 10x और 13x मान लेंगे। तो सभी को जोड़ने पर 360 होना चाहिए, तो यानी कि सभी को जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो 36 बराबर 360, यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। सबसे छोटा कोण मान पूछा है तो सबसे छोटा कोण 5 होगा, तो 5 दाम में 50, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीएस का। जीके और जीएस के अगर आप लोगों को प्रश्नों का सलूशन चाहिए तो हम स्टैटिक जीके रेलवे से करके जो है बना दें, आप लोग उसको जाकर देखिए, क्योंकि उसमें जितने भी रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं जीके और जीएस के, उन सभी को हमने करा रखा है और डेली उसकी जो है अलग से क्लास आती रहती है। तो आप लोग उसको देखकर अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है, उज़्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में जो है भारत आया था? तो उज़्बेकिस्तान का जो है 11वीं शताब्दी में जो भारत आया था वह अलबरूनी था। अलबरूनी जो है भारत में 11वीं शताब्दी में जो है उज़्बेकिस्तान से जो है आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसी उपन्यासों को जो है लिखा है। तो वह कौन से भारतीय लेखक हैं जिन्होंने अनटचेबल और कूली उपन्यास लिखा है? तो वह है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने जो है अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यासों को लिखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जो स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जो स्थापना हुई थी वह सन 1969 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उस वेन आरेख के चित्र का जो चयन के जो दिए गए वर्गों में सर्वोत्तम ढंग से जो है निरूपित होता है, जिसमें महिला है, विवाहित महिला है, महिला चिकित्सक है। महिला, विवाहित महिला, महिला चिकित्सक। तो इसका देख लेते हैं, महिला, विवाहित महिला और महिला चिकित्सक। चूँकि महिला पूरा बड़ा वाला आएगा, फिर उसमें भी कुछ विवाहित महिलाएं होंगी और कुछ महिला चिकित्सक होंगे। चूँकि सभी विवाहित महिलाएं महिला चिकित्सक नहीं होती तो वह एक ही में नहीं होगा, अलग अलग होगा, कुछ हो सकती है, इसलिए आधा पार्ट इसमें कवर होगा। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में रूप में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें है ऑप्शन ए यूपा, पोटकीट, लार्वा, अंडा। तो इसका जो सार्थक क्रम होगा वह इसी क्रम में होगा, अंडा, लार्वा,
प्यूबा पर कुट। तो यह किस ऑप्शन में है? तो पहले अंडा होगा, तो अंडा वाला ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी बी में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इन दोनों में नहीं होगा। फिर उसके बाद होगा लार्वा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद होगा प्यूबा। प्यूबा किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए किस में है? सी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 में पूछा गया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान 0 है तो 2 साइन 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा का मान क्या होगा? एकदम सेम हूबहू यही प्रश्न पीछे भी पूछा गया है, बस डाटा जो है चेंज था। तो अगर आप लोग पार्ट 1 देख चुके हैं तो आप लोगों के लिए यह सवाल बहुत ही आसान होगा, क्योंकि उसमें हम सलूशन बता दिए कैसे कैसे किया गया। और जो लोग नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए दिक्कत है, इसलिए आप लोग पार्ट 1 भी जाकर पहले इसको देखने के बाद पार्ट 1 जरूर से आप लोग देख लीजिए। प्रश्न में दिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान 0 दिया गया है। तो जब इसको हम और दिया गया है कि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान 0 दिया गया है, 2 साइन 2 थीटा माइनस 3 कॉस 2 थीटा का मान पूछा है। तो सेक थीटा को बदल लेंगे, बदलने पर आ जाएगा 1 कॉस थीटा। कॉसेक थीटा को बदलेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। तो यानी कि जब इसको तिरिया गुणा कर देंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान 1 आ जाएगा, यानी कि सीधे सीधे टेन थीटा का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान 45 आ जाएगा, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 45 आ जाएगा। चूँकि पूछा है 2 साइन 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा पूछा है, तो थीटा का वैल्यू 45 है तो 2 थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो 2 साइन 90 थीटा माइनस 3 कास 90 थीटा। तो साइन 90 का मान 1 होता है और कास 90 का मान 0 होता है, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है कि इनमें से कौन सा जो है निहित होगा। तो कथन दिया है, उस पर निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन क्या है कि अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को जो है बदल दिया। कथन यह है कि अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। इस पे धारणा है। धारणा क्या है कि पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए बदल दिया, हो सकता है। और दूसरी धारणा क्या है? दूसरी धारणा है कि रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था। तो इसमें यह कोई बात नहीं है, उन्होंने बदला है तो रोगी से संबंधित नहीं होगा, यानी कि डॉक्टर क्यों बदला है? क्योंकि उससे रोगी को जो है कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो इसमें धारणा 1 जो है केवल सही होगी। धारणा 1 किस में है? तो वह ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है, संख्या 26, 44, 56 और 104 में से प्रत्येक संख्या में कितना घटाया जाना चाहिए कि प्राप्त शेष जो है समानुपात में हो। यानी कि इन संख्या में से क्या घटाना चाहिए? प्रत्येक में से घटाना चाहिए जो कि जो इनका जो अनुपात जो है, जो रेशियो होगा बराबर हो जाए। चूँकि मान लेते हैं संख्या में से x घटा ले रहे हैं, तो 26 माइनस एक्स बटे 44 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर 56 माइनस एक्स बटे 104 माइनस एक्स। यहाँ से समानुपात बराबर कर दें। बराबर करने पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 8 घटाने पर जो है 8 घटाने पर जो है संख्याओं में से घटाने पर उनका जो समानुपात हो जाएगा वह समान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग दिया है 40, उनका गुणनफल दिया है 60, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो सेम इसी बेस पर जो है पीछे जो पार्ट 1 में हम सवाल करा चुके हैं, तो आप लोगों को निवेदन है कि आप लोग जाकर देख लीजिए, क्योंकि उससे वह जो पिछले वाला टॉपिक जो है यानी कि पार्ट 1 जो है वह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसमें पूछा कि दो संख्याओं का योग जो है 140 दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल 60 दिया है, उनके व्युत्क्रम का योग पूछा है, यानी कि 1/x प्लस 1/y। तो 1/x प्लस 1/y पूछा है, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बटे एक्स वाई। दो संख्याओं का योग x प्लस 40 है, तो यहाँ पर 40 रख देंगे, गुणनफल 60 है, तो 40/60 बराबर 2/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भिन्न है, यानी कि कौन सा अलग है।
तो इसमें से कौन सा अलग है, तो वह है मंगल, शुक्र और बृहस्पति। ये सभी के सभी जो है ग्रह हैं, जबकि आइपिटस जो है यह एक उपग्रह है। तो आइपिटस जो है सबसे अलग है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, क्योंकि यह उपग्रह है और बाकी सभी ग्रह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न है, यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का दिया है 20 मीटर, 25 मीटर और 35 मीटर, यह कमरे का है। तो कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। कमरे की चारों दीवारों को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो कमरे की दीवार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे ऊंचाई कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे ऊंचाई 35 है, लंबाई प्लस चौड़ाई 20 प्लस 25 हो जाएगा, यानी कि टोटल 3150 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कमरे की चारों लंबाई, चारों दीवारों का। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है। तो कौन सा जो है सैन्य छावनी शहर है, तो वह है जालंधर। जालंधर जो है एक सैन्य छावनी शहर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा शामिल है, तो वह है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये सभी के सभी जो है स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वायुकोश यानी कि एल्वेोलिया का जो है क्या कार्य होता है। तो वायुकोश का जो कार्य होता है वह होता है, वायुकोश का जो कार्य होता है वह होता है गैसों के जो है आदान प्रदान वाले स्थान पर जो है एक सतह प्रदान करना। वायुकोश का जो कार्य होता है वह होता है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है, एक्स और वाई एक कार्य को 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो जेड की कार्य क्षमता है वह एक्स से 5/2 गुनी है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स वाई जेड कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसी बेस पर जो है ऊपर यानी कि पार्ट 1 में जो है हमने एक और सवाल कराया है। तो आप लोगों के लिए इसलिए कर रहे हैं कि जो आज की जो क्लास नंबर 14 है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत से सवालों को रिपीट किया गया था। तो आप लोग उसको देखिए। प्रश्न पूछा है कि एक्स वाई का जो है एक्स 15 दिन में और वाई जो है 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड की कार्य क्षमता एक्स से 5/2 गुनी है। तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सीधा सवाल है, एक्स कार्य क्षमता एक्स 15 दिन में कर लेता है, वाई 20 दिन में। तो यानी कि कार्य क्षमता जो है 1/15 और 1/20 हो जाएगी। जेड की जो कार्य क्षमता है एक्स से 5 गुनी है। तो एक्स से 5 गुनी कितनी है, तो 15 1/15 का 5 गुनी 1/6 हो जाएगा। यानी कि जेड की जो कार्य क्षमता होगी 1/6। तो तीन कितने दिन में कार्य कर लेंगे, तो 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/6 दिन में, यानी कि 17/60 दिन में जो है कार्य समाप्त कर लेंगे। यानी कि 3 सही 9/17 दिन में जो है कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सही 9/17 दिन। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है, एक महिला को ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि उसके इकलौते भाई का जो है पुत्र, यानी कि महिला का इकलौता भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो उस महिला का रमन से क्या समझते। चूँकि प्रश्न में पूछा है, यह प्रश्न में महिला है, रमन कह रहा है कि उसके इकलौते भाई यानी कि इसका भाई का पुत्र, यानी कि इसके भाई का जो है पुत्र मेरी पत्नी, इसकी पत्नी का जो है भाई है। तो उस महिला का रमन से क्या संबंधित होगा। तो इसकी पत्नी का भाई है, पत्नी का यह भाई है, यानी कि इसका साला हो जाएगा। तो उस महिला का जो है भाई का पुत्र
यानी कि साला, साला के पिता, पिता की मम्मी यानी कि सास हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पत्नी के पिता की बहन, पत्नी की माँ, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा पत्नी की माँ यानी कि सास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे दिया है, नहीं देख लीजिए। पत्नी का, उस पत्नी को इशारा करते हुए रमन ने कहा कि वह महिला जो है उसके पत्नी का जो है भाई है और महिला का भाई का पुत्र यह है। तो रमन का महिला से क्या संबंधित होगा? तो रमन की पत्नी, पत्नी का भाई साला, यह साला हो गया। साला का जो पिता उसके ससुर हो गए, ससुर का बहन, तो जो पत्नी के पिता की बहन, यानी हाँ सही हो जाएगा पत्नी के पिता की बहन। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्नी के पिता की बहन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है इस खाली स्थान पर जो कौन सी संख्या आएगी श्रेणी क्रम में? तो सीधा सीधा देख लेते हैं इसका सलूशन। 4 के बाद 13 कैसे आया? तो 4 का 3 में गुणा किए प्लस 1 किए, 4 3 12 1 13 है। उसके बाद 13 में 2 का गुणा करके 1 जोड़े हैं तो 27, 13 दूनी 26 1 27 है। फिर 27 में 3 का गुणा करके 1 जोड़े हैं तो 82 आ गया। फिर यानी कि पहले 3 का गुणा करें, फिर 2 का गुणा करें, फिर 3 का, फिर 2 का और 1 सभी में जोड़े हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 82 का गुणा करें 165 आ गया। तो 165 में अब 3 का गुणा करेंगे तो 165 में 3 का गुणा करने पर 495 आएगा। फिर उसमें 1 जोड़ देने पर 496 आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 496। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 है 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कास स्क्वायर थीटा का सबसे कम मान यानी कि न्यूनतम मान क्या होगा? तो प्रश्न में जो यह दिया है तो 12 कास स्क्वायर थीटा को हम मान ले रहे हैं 11 कास स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 12 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11 कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, यानी कि 11 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान जो होता है वह होता है 0। तो यानी कि 11 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो इसका न्यूनतम मान हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है यदि x की वैल्यू 12 y की वैल्यू 7 है तो इसका मान जो है पूछा है। तो इसका मान सीधा सीधा हो जाता है x की, इसका सीधा फार्मूला होता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब कैसे आता है? तो यह आता है इसको जब इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी कि ऊपर वाला। सीधा सीधा काटने पर बच जाएगा नीचे नीचे एक्स प्लस वाई, वो या ऊपर से वाला कट जाएगा तो एक्स प्लस वाई बचेगा, यानी कि 1/12 प्लस 1/7, 1/12 प्लस 1/7। तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 12 7 19। देखिए यह दिया है 1/12 प्लस 1/7। नहीं गलत हो जाएगा, जिस प्रकार से बताएं उस प्रकार से गलत हो जाएगा आप लोग, क्योंकि उसमें जो इसका फार्मूला होता है वह माइनस में होता है। अगर यहीं पर या अगर माइनस होता और या प्लस होता तब यह सॉल्व हो जाता, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उस प्रकार से आप लोगों को एक्स और वाई को वैल्यू रखना पड़ेगा। एक्स और वाई को वैल्यू जब रख देंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 1/19। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखते हैं। तो सीधे सीधे पहले हम वर्ड को, जो वर्ड है उसको हम देख लेते हैं। तो 20 के बाद जो है आर आया है, यानी कि 21 से आर आया, तो 21 से आर आने पर 21 से 18 आया है, तो 21 से 18 है, यानी कि 4 घटाया।
21 का नहीं, बी का वैल्यू 22 पाती, तो 22 से 18 है यानी कि 4 घटाएं। फिर 18 से 15 है यानी कि 3 घटाएं। फिर 15 से 2 घटाएंगे, 15 में से 2 जाएगा 13 बचेगा। 13 पर क्या आता है तो यम आता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है, दो बर्तनों की जो धारिता दिया है 132 लीटर है और 69 लीटर है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की जो है क्षमता पूछा है, जिसमें दोनों बर्तनों की सामग्री को पूर्णतया मापा जा सकता है। तो अधिकतम पूछा तो सीधा सीधा इसका उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता पूछा है, यानी कि इन सभी का जो मौसा हो जाएगा उसका गुणनफल होगा। तो मौसा का मल्टीपल, तो इसका मौसा निकाल लेते हैं। तो 132 और 69 का जो मौसा है 3, यानी कि 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल तो 3 आ जाएगा 3 लीटर, तो 3 लीटर आ जाएगा, 3 लीटर आ जाएगा। तो चूँकि प्रश्न में जो है सीसी दिया है, सीसी दिया है यानी कि सेंटीमीटर दिया है, सीएम होना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 3 लीटर की वैल्यू पूछा है तो 3000 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्लोबल कॉमन्स का जो है एक भाग है। ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग हुआ कौन सा देश है, तो वह अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ग्लोबल कॉमन्स का जो है एक भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो दिया है, अगला प्रश्न है कि मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जल मरुस्थल का जो है क्या नाम है। तो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जो है जल मरुस्थल का जो नाम है वह है जिब्राल्टर जल मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, जिब्राल्टर जल मरुस्थल मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जल मरुस्थल का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 81 है। प्रश्न नंबर 81 में पूछा गया है, एक टेलीविज़न निर्माता है जिसमें एक टीवी सेट को 2,47,050 रुपये में बेच देता है और 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में जो है 15% की वृद्धि हुई है, यानी कि उत्पादन में जो है 15% की वृद्धि कर रहे हैं और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी को जो है किस मूल्य पर बेचना होगा। तो सिंपल सवाल है, पहले हम लागत मूल्य मान लेते हैं 100% थी, उस पर जो है 10% का लाभ कमा रहा है। तो मान लेते हैं लागत 10% है, 10% का जो है 10% का लाभ कमाएगा, यानी 10 रुपये का लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने में 110 में। चूँकि 110 रुपये में बेच रहा है और बेच कितना में रहा है वास्तविकता में, तो वह 24,750 रुपये में बेचा है। तो ये यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी, उसी पर 1 की वैल्यू आ जाएगी 24,750 बटे 110। इस प्रकार से 110% की वैल्यू आ जाएगी 22,500। 22,500 उसकी जो है लागत हो जाएगी, 22,500 जो है लागत हो जाएगी, यानी कि जो उसकी प्रारंभिक मूल्य थी वह 22,500 थी। अब 15% का लाभ कमाना चाहता है, 15% का लाभ पर कमा कर बेचना था, यानी कि 115% पर बेचेगा। तो 22,500 पर 115% करेंगे तो 25,875 रुपये हो जाएगा। तो उसकी नई 25,875 रुपये में उसको बेचना होगा। फिर जो नया मूल्य आएगा उस पर भी वह 15% लाभ कमाना चाहता है, तो वह कितने में बेचेगा, तो वह 29,756 रुपये में जो है बेचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29,756.25 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 है, एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया 5 और 9 का दिया, यानी कि बेलन में जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो 5 और 9 दिया है। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का रेशियो पूछा है। सीधा सीधा फार्मूला से भी निकाल देते हैं। चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला था वह होता है 2πr/h और बेलन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्ठक में h + r। r जो है त्रिज्या है, h जो है बेलन का वक्र अनुप्रस्थ काट जो उसकी ऊंचाई है। तो
चूँकि उनका रेशियो दिया है 5 और 9, यानी कि बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बटे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h बटे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+r। यहाँ से 2πr कट जाएगा, यानी कि h/h+r। तो h/h+r बराबर 5/9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h/r की वैल्यू आ जाएगी 5:4 के रेशियो से। तो पूछा है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो 5:4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न है कि 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इक्थियोसौर का जो है सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था। तो किस राज्य में जो है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ डायनासोर इक्थियोसौर का जो है सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था। तो वह कौन सा राज्य था, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में जो है पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गठन किस वर्ष में किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 में जो है किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न में है कि जेड की वैल्यू 26 है, ए सी टी की वैल्यू 24 है, इसी प्रकार बी ए टी की वैल्यू पूछा है। यानी कि प्रश्न में सीधा सीधा इसकी वैल्यू जेड की वैल्यू 26 होती है, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 20, इन सभी को जोड़ देने पर आ जाएगा 124। उसी प्रकार बी ए टी की वैल्यू पूछा है, तो टी की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 21 1 और बी की वैल्यू 2, यानी कि 20 2 1 21, 20 1 21 2 23, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। पाई चार्ट में अध्ययन करके बताना है, उत्तर देना है। तो पाई चार्ट वाले सवालों को जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लिए करिए, हम दिखा दे रहे हैं। आप लोग यहाँ से पाई चार्ट का देख लीजिए कि पाई चार्ट में क्या क्या वैल्यू दी गई है। इस पे बेस से जो है जो भी सवाल है उसको आप लोग खुद सॉल्व कर लिए, क्योंकि हमें बार बार ऊपर नीचे दिखाना पड़ेगा कितना वैल्यू दिया गया है। तो इस पर बेस जो है यह सवाल दिया गया है। सवाल है कि लगभग कितने डिग्री मान का कोण जो है बच्चों की फीस पर किए गए व्यय को जो है निरूपित करता है। तो व्यय की फीस जो है 12.5% है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46, लगभग 46 डिग्री। इसी प्रकार से तालिका वाला प्रश्न है। तालिका वाले प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिए। भौतिक और रसायन विज्ञान के जो है दिया गया है किस किस सन में जो है कितना कितना अंक पाए हैं। इस पर प्रश्न में पूछा गया किस वर्ष में दोनों विषयों की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सबसे कम है। तो किस वर्ष में दोनों विषयों की विक्रय पुस्तक का अंक कम है, तो इसको देख लीजिए। 2003 में जो है 450 फिजिक्स में है, 450 और 300 450 और 300। 2003 में 450 फिजिक्स का, 300 केमिस्ट्री का। तो अंतर कितना है 150, और यहाँ पर अंतर 125, यहाँ पर अंतर 115, यहाँ पर अंतर है 185, यानी कि सबसे कम किस में है, तो सन 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 भी पाई चार्ट से। पाई चार्ट वाला सवाल देखिए, हम यह दिखा दे रहे हैं, आप लोग ऑप्शन पाई चार्ट को वैल्यू देख लीजिए कितना कितना दिया है। इसमें जो खाली बॉक्स वाला है कारों का दिया गया है, और जो भरा वाला है यह टोटल व्हीकल मतलब टोटल कारों को दिया है, टोटल गाड़ियों का दिया गया है। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का वैल्यू दिया गया है। इस पर सवाल है। सवाल क्या है, सवाल देख लीजिए। प्रश्न में पूछा गया कि ग्राफ संदर्भ में सभी हज़ारों में जो कुल वाहन कार 2015 की तुलना में अप्रैल में जो है कार के अलावा कितने वाहन पंजीकृत हुए हैं। तो इस प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से सलूशन है, आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न 89, यह भी पाई चार्ट से संबंधित है। इसमें आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 में कथन और निष्कर्ष है। कथन क्या दिया गया है, कथन है कि
कुछ पेपर पेंसिल है। दूसरा कथन है कुछ पेंसिल बोर्ड है, यानी कि इस प्रकार से कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेंसिल बोर्ड है, कुछ पेंसिल ही बोर्ड है, कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेंसिल बोर्ड है। प्रश्न में पूछा है कि कोई भी पेपर बोर्ड नहीं है, कोई भी पेपर बोर्ड नहीं है, इससे कोई बात पूछी नहीं गई है। दूसरा सभी पेपर बोर्ड हैं। तीसरा है कुछ बोर्ड पेपर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो सकते हैं, इस प्रकार से बना है। इसमें कई फिगर बन सकते हैं, जिसमें पहले बनाएंगे तो कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेंसिल बोर्ड है, इस प्रकार से बनेगा। दूसरा ऑप्शन बन सकता है कि कुछ पेपर पेंसिल है और कुछ पेंसिल बोर्ड है, और कुछ बोर्ड भी पेंसिल है, पेपर है। तो इस प्रकार से चित्र बन सकता है। तो इसमें जो है कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं कर सकते, क्योंकि फिगर कई तरीके से बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 91 है, नीचे जो पैटर्न दिए गए हैं उसके अनुसार जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या आएगा। खाली स्थान पर जो है क्या आएगा, तो प्रश्न में देख लेते हैं खाली स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न में 48 और 18 को जब जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू 56 आएगी। 56 किसका गुणा करने पर आया, तो 8 में 7 का गुणा करने पर 56 आ रहा है, यानी कि 8 में 7 का गुणा किए हैं। उसी प्रकार 25 में 17 को जोड़ने पर 42 आ रहा है। 25 में 17 को जोड़ने पर 42 आ रहा है, तो 6 में 7 का गुणा करें तो 42 आएगा। उसी प्रकार 89 में 16 को जोड़ेंगे तो 105 आएगा। चूँकि यह 8 है, फिर यह 6 है, तो 105 किसका गुणा करने पर, 7 का गुणा करने पर कितने का, 107 का जो है कितने में गुणा करेंगे तो 105 आएगा, तो 15 का गुणा करने पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है, वेन आरेख को देखकर बताइए कौन सा सही है। तो महिलाएं दिया, माता दिया है, महिला दिया है, बहनें दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है सभी महिलाएं, इसमें सभी महिलाएं जो है, महिलाओं में जो है कुछ माताएं होंगी, सभी माताएं महिला होती हैं और सभी बहनें महिला होती हैं, और जो कुछ माताएं हैं वह बहनें भी होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यह वाला फिगर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो बड़ा वाला वृत्त दिया हुआ महिला का दिया है, इसमें यह बहनें हो जाएगा और यह माताएं हो जाएगा, यानी कुछ माताएं बहनें भी हो सकती हैं, कुछ बहनें माताएं भी हो सकती हैं, और यह दोनों सभी महिलाओं के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है, हाथ की उंगली से यह संबंध, हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का जो है किससे संबंधित है। हाथ में जो उंगली जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार के पेन में जो है नीब होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीब, जिससे हम लिखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे पद से संबंधित है। तो बढ़ई का काम जो होता है वह आरिश करता है, उसी प्रकार लोहार का काम जो है किससे होता है, तो वह हथौड़े से होता है। बढ़ई जिस प्रकार आरिश से अपना काम करता है उसी प्रकार लोहार किससे करता है, तो वह हथौड़े से करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है कि पूछा है प्रश्न में कि कौन सा मेल नहीं खाता है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है अलग, इनमें से कौन सा जो है अलग है। तो कोट हो गया, शर्ट हो गया, जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया। तो इनमें से सभी, जैकेट ठंडी में पहनते हैं, स्वेटर ठंडी में पहनते हैं, कोट जो है ठंडी में पहनते हैं, ठंड के मौसम में कोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। लेकिन शर्ट जो है कंपलसरी नहीं कि ठंडक के मौसम में ही पहना जाए। ये सभी ठंड के मौसम में पहनने वाले हैं, लेकिन शर्ट जो है यह दोनों मौसम में पहना जाता है, गर्म कपड़ा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सबसे अलग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 है, यदि 3 × 3 की माप वाले एक घन के सभी फलकों को जो पेंड कर दिया जाता है, फिर उसे 1 × 1 की माप वाले 27 घनों में काट दिया जाता है। इस प्रकार बने छोटे घनों की जो संख्या होगी उनमें केवल 2 फलक वाले पर पेंड किया गया हो।
प्रश्न में पूछा कि जब दो सतह रंगीन हो तो इसका हो जाएगा 12 × n-2, यानी कि n यहाँ से n की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर दो सतह पर पेंट करना है तो 12 × n की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 - 2 बराबर यानी कि 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। 12 दो सतह जो पेंट करने वाले होंगे वह 12 होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है, पूछा है निम्नलिखित को जो है तर्कसंगत क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, जिसमें बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम यह सभी दिए हुए हैं। तो इनका जो क्रम होगा वह देख लीजिए आप लोग। राज्य को जो है पश्चिम से पूरब की ओर जब सजाया जाएगा तो उसमें यही क्रम आएगा। जब राज्यों को पश्चिम से पूरब की ओर सजाया जाएगा क्रम आएगा। कौन सा क्रम आएगा? राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद असम, असम के बाद नागालैंड। यह पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो पूछ रहा है वह प्रश्न नंबर 98 पूछ रहा है कि किसी कोड भाषा में KNIFE को यह लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में इसको जो है क्या लिखा जाएगा। देख लेते हैं कि किस क्रम में बैठाया गया है। तो निफ को जो किस क्रम में बैठाया गया है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो सीधा क्रम है यानी KNIFE यह लिखा गया है। इसको जो है अंग्रेजी के विपरीत क्रम में जब हम बैठा देते हैं तो यानी कि K का उल्टा जो है P हो जाएगा, M का उल्टा N हो जाएगा, I का उल्टा R हो जाएगा, F का उल्टा U, यानी कि विपरीत क्रम में बैठाया गया है। तो ऊपर हम देख लेते हैं कि यह विपरीत क्रम में बैठा है, तो इसी प्रकार इसका विपरीत क्रम क्या होगा, तो P का उल्टा K होगा, तो K इसमें नहीं है। A का उल्टा Z होगा, तो A का उल्टा Z, Z इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। उसके बाद तीसरे स्थान पर I का उल्टा R होगा, तो I का उल्टा R यहाँ पर नहीं, यहाँ पर N है, तो इसे अभी नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है, तो यही सही हो जाएगा। P का उल्टा K, A का उल्टा Z, I का उल्टा R, N का उल्टा M, T का उल्टा G, इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला जो है संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सी है जो श्रृंखला में सही रूप से व्यवस्थित नहीं है। तो प्रश्न में दिया है X, U, Q, M, F और Y। तो X के वैल्यू में से 3 घटाने पर U आ जाएगा, U में से 4 घटाने पर Q आ जाएगा, Q में से 5 घटाने पर M नहीं आता है क्योंकि Q की वैल्यू 17 आती है, 17 में से 5 घटाने पर 12 आता है, 12 पर होता है L, यहाँ पर दिया है M, तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ से M को वैल्यू जो है श्रृंखला में सही क्रम से व्यवस्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा M। अगला और लास्ट प्रश्न है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न में है 223, 111, 223, 111 यह सब दिया गया है। तो 13 यहाँ पर 6 है, 6 के बाद 13, 13 कैसे आया, तो 6 का दुगुना प्लस 1 13 आ गया है। फिर 27 कैसे आया, तो 27 आया है, 13 का दुगुना प्लस 1 27 आ गया है। फिर 27 का दुगुना प्लस 1 करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55। इसी प्रकार से आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास जो है यह क्लास नंबर 14 का पार्ट 2 था। इससे पहले हमने क्लास नंबर 14 का पार्ट 1 करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे गए थे इस बार, और सभी प्रश्न जो करवा रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर में ही पूछे गए हैं। और संभावना है कि इस बार पेपर में जो प्रश्नों को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर कितना सेट बनाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वह पेपर को में जो जीएस और जीके के जो सवाल हैं उनको रिपीट ही करते हैं, और मैथ में डाटा को चेंज कर देते हैं, और फार्मूला और जो करने का तरीका वह सेम ही रहता है। तो अगर आप लोग केवल प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ही कर लेते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है कन्फर्म है। और जिन लोगों को केवल जीएस और जीके के ही प्रश्नों को करना है तो
हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बना दिए हैं उसमें आप लोग जाकर देख लीजिए। आरआरबी, एनटीपीसी, जीके, जीएस करके प्लेलिस्ट है, जिसमें रेलवे में जितने भी रेलवे एनटीपीसी में जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों में जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम सलूशन करवा दिए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय भारत।